हेलो प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.2 के दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। इससे पहले वीडियो में पहला प्रश्न मैंने बता दिया है, उसमें द्विघात समीकरण हल करने हैं हमें गुणनखंड विधि द्वारा। तो दूसरा जो प्रश्न है उसमें दिया है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो इसी किताब का उदाहरण 1 है, उसमें समीकरण बना के दिए गए हैं, तो उसे तुम्हें खुद करना है। उदाहरण ये दूसरा प्रश्न, उसमें द्विघात समीकरण दिए हैं, उनको गुणनखंड विधि से हल करना है। मैं तीसरा प्रश्न बताता हूं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिए, माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सत्ताईस माइनस x होगी। क्यों होगी? क्योंकि दो संख्याओं का योग दिया है कितना? 27। अब x और 27 माइनस x को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, योग 27 हो गया। क्या अगर पहली संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या को कैसे निकालेंगे? 27 में से घटा देंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग जो दिया है वो 27 दिया है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार हमें दिया क्या गया है? दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ये दिया है 182। कितना है? 182 है। कौन कौन संख्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या। तो x गुणा 27 माइनस x बराबर 182। x का गुणा कर दो, इसमें कितना हो जाएगा? 27x 27 के साथ हो गया, x का माइनस x के साथ माइनस x स्क्वायर बराबर 182। इन सबको उधर पक्षांतर कर देते हैं तो इधर ले जाएंगे तो देखो x स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का 27x और प्लस के 182 और बराबर 0, ये आ जाएगा। अब ये आ गया द्विघात समीकरण। इसके गुणनखंड करने हैं। ऐसे गुणनखंड करने 182 क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक दिया है। देखो 182 है, गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से कर लेंगे। पहले 2 से काट लेंगे, 2 ने 18, 2 एकम 2। ठीक है। अब ये कटेगा हमारा 7 से 13 और 13 तो भाज्य संख्या है, तो ये हम कैसे गुणनखंड बनाएं? देखो 7 दूनी 14, 14 गुणा 13 ये होगा 182। 14 और 13 का गुणा कितना आ रहा है? 182 आ रहा है। ठीक है। और 14 और 13 कितने आ रहा है? 27। तो हम क्या करेंगे? इसका x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। 27x को ये माइनस आ रहा है, 14x और 27x, 14x और 13x कितने हो गए? 27x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है। अब इसका कोष्टक हटाएंगे तो देखो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से x माइनस 14। अब माइनस तो कॉमन आएगा ही आएगा, 13 कॉमन आएगा। जब 13 कॉमन आएगा तो यहां तो बचेगा x, माइनस कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 14 बार कटेगा बराबर 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0। यहां पे आ जाएगा, इधर कर देता हूं, या हम इसको लिख सकते हैं
x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 13 और x बराबर आ गया 14। तो पहली संख्या क्या होगी 13, तो दूसरी संख्या 14 होगी। पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। कितनी कितनी आ गई संख्या हमारी। अतः एक संख्या कितनी होगी, एक संख्या 13 तथा दूसरी संख्या 14 होगी, जो हमारी शर्त को पालन कर रही है। तो ये है, हमें जितनी समस्याएं दी गई हैं उन्हें द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है समस्या को, फिर उसके बाद उसे हल करना है। तो ये था तुम्हारा प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, समझिएगा। क्या दिया है, किताब ध्यान से पढ़ेंगे, सवाल को समझेंगे। मैं पढ़ता हूं। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखिए, जब भी हम कभी क्रमांक धन पूर्णांकों की बात करते हैं तो x प्लस 1 संख्या में बात करें हम, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, मतलब क्रमागत का मतलब है क्रम, उससे अगले आने वाला, जस्ट क्रम में आने वाला। तो देखिए, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः x तथा x प्लस 1, ठीक है, एक x है, दूसरा x प्लस 1 है, x तथा x प्लस 1 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार हमें क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार का दो क्रमांक धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। प्रश्नानुसार x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365, ये दिया 365। इसका इनको खोलेंगे, देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस 1 बराबर 365। इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, और ये हो गया हमारा प्लस का 2x, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 1 है माइनस का 365 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 300, कितने बचेंगे ये माइनस के 364 बराबर 0। देखो, दो सभी में आ रहा है तो 2 से भाग कर दे, हम पूरे समीकरण को कर सकते हैं। अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उस कॉमन फैक्टर से हम पूरे समीकरण को भाग कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से इसमें भाग दोगे, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 182 बराबर 0। अभी जो हमने किया था उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 182 के गुणनखंड ऐसे करने जिनका अंतर 1 हो, जिनका अंतर 1 हो। तो 14 और 13 आएंगे, देखो 14 और 13 का जो अंतर है 1 आ रहा है, और 14 और 13 का गुणा करेंगे, 13 चौक 52, 13 एकम 13 और 5 18, 182 आ गया। गुणनफल कितना आ रहा है इनका 182 और अंतर कितना आ रहा है 1। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, एक x को 14 में से 13 घटेंगे, एक x बचेगा,
माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, इस माइनस से इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। 182 बराबर 0, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 14, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 13, x प्लस 14 बराबर 0। माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, और 13 से 182 में भाग देंगे तो 14 बार जाएगा, इसलिए 13 कॉमन आ जाएगा इसमें से। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 14 इंटू x माइनस 13 बराबर 0। अब यहां से x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर एक तो आया -14, कितना आया? -14, और x बराबर आया 13। देखो इसमें हमारे प्रश्न में साफ लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये तो मान्य नहीं होगा, ये मान्य नहीं है क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्योंकि यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। ये मान्य इसलिए नहीं है क्योंकि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अतः क्या होगा? अतः दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक कितने हो जाएंगे? पहला धनात्मक पूर्णांक होगा हमारा बराबर 13, और दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा? क्रमागत पूर्णांक, दूसरा जो क्रमागत पूर्णांक होगा वो 13 प्लस 1 यानी 14 होगा। तो 13 और 14 ये धनात्मक पूर्णांक होंगे जिनके वर्गों का योग कितना होगा? 365 होगा। ये क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारे धनात्मक पूर्णांक लेना है, यहाँ x का मान जो नेगेटिव आया उसको हमें नहीं लेना है क्योंकि वो ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न नंबर 4। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। ज्यादा कठिन नहीं है, सरल क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या है 5। अब इस प्रश्न को पढ़ता हूं। क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ऊंचाई को हम समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है किससे? आधार से। तो हम आधार मान लेंगे। ऊंचाई किस पर डिपेंड है? आधार पर। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। क्या है? x सेंटीमीटर है। अब मैं यहां पे एक समकोण त्रिभुज बना देता हूं, जिससे तुम्हें आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये कोण कितना होता है? 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज का। अब इसमें क्या दिया है? कर्ण दिया है हमें 13, आधार हमने कितना मान लिया? x। आधार x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई को हम लंब भी बोल सकते हैं अगर समझ नहीं पा रहे हो तो। ये ऊंचाई है समकोण त्रिभुज की और इसे हम क्या कहते हैं? लंब। कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर।
क्यों हो जाएगी? कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7x है तो इसमें से 7 घटा दो, उतनी हो गई ऊंचाई हमारी। और कर्ण दिया क्या है? दिया है कर्ण कितना है? दिया है कर्ण बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो ये कर्ण हो गया, ये x हो गया और ये x माइनस 7 हो गया। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमने सभी ने पढ़ी है, समकोण त्रिभुजों के लिए है वो कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। यानी आधार का वर्ग प्लस लंब या ऊंचाई का वर्ग, एक ही बात है, ठीक है। ऊंचाई का वर्ग बराबर होता है हमारा कर्ण का वर्ग। ऊंचाई को मैंने यहां लिख दिया, लंब भी कहते हैं ऊंचाई के लिए। तो आधार कितना हो गया? x, तो x स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है? x माइनस 7 का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। और सॉल्व करके हम इसके x का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या पूछ क्या रहा है हमसे? 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी x का मान ज्ञात करके आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो ये 13 सेंटीमीटर हो गया, x स्क्वायर प्लस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल दो, a स्क्वायर माइनस 2ab तो 14x प्लस b स्क्वायर 49 बराबर 169, ठीक है। इसको सबको इधर ले आओ। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से ये घटेंगे तो माइनस के ही बचेंगे, 0 2 1 बराबर 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। पहले हम इससे देखो 2 से ये भी कट रहा है, ये भी और ये भी, तो 2 से भाग दे दो पहले पूरे समीकरण को, 2 से भाग दे देंगे सरल हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हमें इसके 60 के गुणनखंड ऐसे करने हैं जो जिनका डिफरेंस कितना हो? 7 आए, जिनका अंतर 7 हो। तो देखो 60 के गुणनखंड करने हैं। 60 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 5। कितना लिख सकते हैं? 12 गुणा 5। और 12 माइनस 5 कितना आ रहा है? 7। ये आ गया। तो देखिए यहां से करता हूं मैं, अब क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x, यानी 7x को बदल दिया मैंने 12x माइनस 5x। क्यों यही क्यों लिखा? क्योंकि 12 और 5 का जो गुणनखंड है, गुणा है, वो कितना आ रहा है? 60, जो इसके बराबर है हमारा माइनस 60 बराबर 0। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 12, इसमें से कॉमन आ रहा है प्लस 5, x माइनस 12 बराबर 0। अब यहां से और यहां से x माइनस 12 कॉमन आ रहा है और ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 से x बराबर कितना आ गया? 12, और x प्लस 5 बराबर 0 से क्या आ जाएगा? x बराबर माइनस 5। ये मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि x जो है हमारा, यहाँ पे x है क्या? दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी, या इसकी भुजा की लंबाई है। लंबाई क्या होती है? दूरी। तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर माइनस 5 मान्य नहीं होगा। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अतः x बराबर कितना होगा?
12, तो हम क्या लिख सकते हैं, आधार कितना हो गया, आधार होगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर आ गई और 12 सेंटीमीटर आ गई। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न संख्या 5। ठीक है, आधार 12 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी। इसको नोट कर लें, समझ लें, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक प्रश्न और है, उसको समझेंगे अभी हम। अगला प्रश्न क्या दिया, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ता हूं मैं, क्या दिया गया है। लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो लागत है वो बर्तन की संख्या पर निर्भर कर रही है। निर्माण नग की, प्रत्येक नग की निर्माण लागत किस पे है, तो देखिए माना बर्तनों की संख्या कितनी है, x है, तो लागत कितनी हो जाएगी, लागत कितनी होगी, लागत कितनी है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने, ये संख्या थी बर्तनों की, इसका दुगना 2x से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो लागत कितनी हो गई। अब प्रश्नानुसार में क्या दिया है, कुल लागत, इन बर्तनों की कुल लागत कितनी दी गई है, कुल लागत दी गई है हमें कितनी, 90 रुपए। तो ये बर्तनों की संख्या कितनी हो गई और कुल लागत कितनी है, एक नग की लागत कितनी है और ये बर्तनों की संख्या है, तो कुल लागत कितने, एक नग की लागत का बर्तनों की संख्या में गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारी कुल लागत आ जाएगी। तो x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90, तो ये आ जाएगा, इसमें गुणा कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x और बराबर 90। इसको इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 और बराबर 0। अब देखो इसमें तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इसको भाग नहीं दे सकते पूरे समीकरण को किसी एक ही संख्या से। तो यहाँ f को भाग तभी दे सकते हैं जब तीनों संख्याओं, तीनों के गुणांकों में भाग जा रहा हो, नहीं जा रहा है तो नहीं देंगे। अब हमें इस प्रकार के गुणनखंड करने हैं, तो कैसे करते हैं, 90 का गुणा करेंगे 2 में, 90 दूनी 180, कितना हो गया 180। अब 180 के गुणनखंड ऐसे करने हैं जिनका अंतर कितना हो, 3 आए, जिनका अंतर 3 आए। तो हम देख लो, अगर आसानी से 90 का गुणा 2 में करेंगे 180। अब 180 का फैक्टर करना है जिनका अंतर 3 हो, तो हम पहले 2 से काट लें, आसानी रहती है, 2 से 90 बार, फिर 2 से 45 बार और 3 से 15 बार, 15 3 45 होता है। अब देखो यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन सा मिल रहा है, 2 दूनी 4 की 12 और 15 का अंतर आ रहा है 3। तो हम 180 के जो गुणनखंड होंगे वो कैसे लिख सकते हैं, 180
उसी को लिख सकते हैं 15 गुणा 12, ठीक है। और 15 माइनस 12 कितना आएगा 3। इसका मतलब है कि हमारे फैक्टर इसके लिए सही बैठ रहे हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम 2x² प्लस 15x और माइनस 12x। 15x में से 12x घटेंगे 3x बचेगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और माइनस का 90 बराबर 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 और बराबर 0। इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है हमारा, देखो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है केवल x। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा, तो यहां पे बचेगा 2x प्लस 15। कितना बचेगा 2x प्लस 15। यहां से माइनस तो कॉमन आना ही आना है। अब 12 और 90 में जो कॉमन होगा वो 6 से दोनों कट रहे हैं, 6 से ये 2 बार कट जाएगा, 6 से ये 15 बार, तो 6 कॉमन आएगा और ये आ जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। ये आ गया x माइनस 6 और इंटू 2x प्लस 15, एक ब्रैकेट ये और ये x माइनस 6 बराबर 0। अब यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस 6 बराबर 0 से x बराबर 6 आ जाएगा और 2x प्लस 15 बराबर 0 से 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर माइनस 15/2। ये मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है भाई, इसको भी समझ लेते हैं। हमने बर्तनों की संख्या मानी है 2, ठीक है। तो संख्या पहली बात तो ये है कि निगेटिव नहीं होगी, या तो 0 हो सकती है एक भी बर्तन नहीं बना हो, समझना मेरी बात को, या तो 0 हो सकती है एक भी बर्तन नहीं बना हो, या पूर्ण संख्या होगी 1 बर्तन 2 बर्तन 3 बर्तन 4 बर्तन 5 बर्तन 6 बर्तन इस तरह की होगी। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 बर्तन 2.5 बर्तन 3.5 बर्तन, ऐसा संभव नहीं है। संख्याएं तो पूर्ण होगी, इसलिए ये मान्य नहीं होगा। ये हो गया। अतः बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, अतः बर्तनों की संख्या हो गई हमारी, बर्तनों की संख्या बराबर 6 और लागत कितनी हो गई, एक की लागत कितनी है, एक नग की लागत निकालेंगे। एक नग की लागत कितनी होगी, 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 में x का मान लगाना है, 2 गुणा 6 प्लस 3 बराबर 12 प्लस 3 कितनी हो गई 15। तो एक नग की लागत तो होगी 15 रुपए। और कुल बर्तन कितने बने एक दिन में, 6 बर्तन बनेंगे और एक नग की लागत होगी 15। वस्तुओं की संख्या 6 हो गई, प्रत्येक वस्तु का मूल्य हो गया 15 रुपए, ठीक है। बर्तनों की संख्या 6 और एक नग की लागत 15 रुपए। तो ये हो गया तुम्हारा आज 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो आएगा अगली एक्सरसाइज में द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, तो उसको अगले वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।